दोस्तों आज की वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है, जहां हम नेटफ्लिक्स पे आई एक हॉरर एनिमे सीरीज के पहले 3 एपिसोड्स की कहानी को जानेंगे। इस सीरीज में कुल 12 एपिसोड्स हैं, जिनमें 12 कहानियां हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं बचे हुए 9 कहानियों को भी लेकर जरूर आऊंगा। अब मैं वीडियो को डिफरेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस सीरीज का नाम है जुंजी इतो मैनियक जापानीज टेल्स ऑफ मैकाब्रे, और इसकी कहानी एक मांगा आर्टिस्ट जुंजी इतो के आर्ट और स्टोरी से ही प्रेरित है। यहाँ 12 के अलावा भी कुछ एडिशनल कहानियां एपिसोड्स में चलती है जो कि काफी इंटरेस्टिंग होती है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर ले। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले एपिसोड की कहानी हिकीजुरी परिवार के बारे में है। परिवार में 5 भाई बहन हैं, जिनमें सबसे बड़ा काजुया है, उससे छोटे हैं किनाको, शिगुरो, नारुमी, हितोशी और मिसाको। एपिसोड की शुरुआत में ये भाई बहनें किसी जलते हुए शरीर को देख रहे होते हैं। इनकी आंखों में कोई भावना नजर नहीं आ रही है और इनका बर्ताव बहुत क्रीपी लग रहा होता है। अगले सीन में काजुया काम पे चला जाता है, जिसके लिए उसे सुबह सुबह निकलना होता है और वो देर शाम को लौटता है। काजुया के छोटे भाई बहन उसकी काफी इज्जत करते हैं क्योंकि वो उनके लिए मेहनत करता है। लेकिन अगले ही सीन में हम काजुया को एक पार्क में लेटे देखते हैं और वो कहता है कि हिकीजुकी परिवार के पास काफी पुश्तैनी जायदाद है, इसलिए उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो बस अपने अजीब भाई बहनों से पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ आ जाता है। तभी पार्क के दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो वहाँ लेक की तस्वीरें खींच रही है। पूछने पे ये लड़की अपना नाम सचियो बताती है, जो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि उसे भूत प्रेतों की तस्वीर खींचना काफी पसंद है। सचियो बताती है कि इस पॉन्ड में कई बच्चे डूब के मारे गए थे, इसलिए वो यहाँ की तस्वीर खींच रही है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ कई सारी आत्माएं होंगी। काजुयो सचियो को अपने घर पे इनवाइट करता है क्योंकि हिकीजुकी परिवार का बंगला काफी पुराना था एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ कई आत्माएं उसे दिख सकती थी। सचियो उसकी बात मान लेती है और उस शाम काजुयो सचियो को अपने घर लाता है। काजुयो सचियो को घर का कब्रिस्तान दिखाने लगता है जहां उनके परिवार के लोग को दफनाया गया था। सचियो यहां कई तस्वीरें खींचती है कि तभी काजुयो के भाई बहन यहां आ जाते हैं। काजुयो इनका इंट्रोडक्शन करवाता है, लेकिन शिगुरो यहां काफी क्रीपीली बिहेव करने लगता है और एक टूम्ब के तरफ इशारा करते हुए बताता है कि ये नारुमी के बॉयफ्रेंड का ग्रेव है। सचियो हितोशी की तस्वीर खींचती है और फिर बहाना बनाकर यहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद घर पे हम हिकीजुरी सिबलिंग्स को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। यहाँ सबसे छोटी बहन मिसाको, जो कि सिर्फ 8 साल की थी, वो बहुत टैंट्रम्स दिखा रही थी क्योंकि उसे अपने माँ बाप की याद आ रही थी और सभी बड़े भाई बहन हितोशी को उसे शांत करने का काम दे देते हैं। लेकिन मिसाको इतनी वॉयलेंट है कि वो अपने नाखून से हितोशी का चेहरा नोच लेती है। वहीं नारुमी को इन लोगों के झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो अंदर चली जाती है। सबके जाने के बाद काजुया किनाको से कहता है कि वो एक सियोंस करने का फैसला किया है जिससे कि मिसाको को उनके माता पिता की आत्मा से मिलवाया जा सके और सचियो को भी फिर से घर पे इनवाइट किया जा सके। दूसरी तरफ सचियो अपने घर पे हिकीजुरी घर में खींची तस्वीरें डेवलप करती है, जहां वो नोटिस करती है कि हितोशी के पीछे कई आत्माएं मौजूद हैं। इसी पल यहाँ किनाको आती है जो सचियो को सियोंसे के लिए इनवाइट करती है। ऐसे में सचियो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर हिकीजुरी मैंसन पहुंचती है, जहां सभी भाई बहन सियोंस की तैयारी किए बैठे हैं। लेकिन मिसाको फिर रोने लगती है और एक बार फिर से हितोशी पे अटैक कर देती है। इससे हितोशी बहुत अपसेट हो जाता है और अपने पिता के टूम के पास जाकर रोने लगता है। इधर काजुया सियोंस शुरू करता है और अपने माँ बाप के स्पिरिट को इन्वाइट करता है। अचानक शिगुरो उठ खड़ा होता है और एक तरह का सब्सटेंस वोमिट करता है, जो कि सचियो और उसके बॉयफ्रेंड को इंडोप्लाज्म लगता है, जो कि किसी पोजेशन के द्वारा एक इंसान रिलीज कर सकता है। शिगुरो की आवाज भारी हो जाती है और वो अपने पिता की आवाज में अपने भाई बहनों से बात करता है। वो काजुया को काफी भला बुरा सुनाता है और कहता है कि उसने अपने भाई बहन का ख्याल ठीक से नहीं रखा, इसीलिए आज से बड़े भाई की जिम्मेदारी शिगुरो उठाएगा। काजुया डर कर भाग जाता है और कुछ ही देर बाद शिगुरो भी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एज एन ऑडियंस हम देख पाते हैं कि हितोशी की हालत कुछ ठीक नहीं लगती। वहीं काजुया अपने पिता के टूम्बस्टोन को गुस्से में तोड़ देता है। तो अगले सीन में हम शिगुरो को अपने भाई बहनों पे रौब झाड़ते देखते हैं और वो उन सब को अपनी सेवा करने के लिए कहता है क्योंकि अब वो घर का हेड है। डरते हुए काजुया एंटर करता है और शिगुरो से कहता है कि वो दोबारा सियोंस करवाएगा ताकि इस बार माँ की आत्मा से बात की जा सके। इससे मिसाको बहुत खुश नजर आती है और शिगुरो फिर से सचियो को बुलाने कहता है। उधर सचियो का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि उसने पिछली रात का सियोंस वाले इंडोप्लाज्म को टेस्ट किया था और वो बस राइस फ्लोर था। जी हाँ, विच मीन्स कि हिकीजुरी फैमिली का सियोंस एक नाटक था। इसी दौरान काजुया यहाँ आ जाता है और सचियो को फिर से सियोंस के लिए इनवाइट करता है, लेकिन सचियो बहुत भड़क जाती है और काजुया को निकाल देती है।
उधर घर पे शिगोरू लगातार हितोशी को बुली किए जा रहा था और मिसाको भी चिल्ला रही थी। तभी यहाँ काजुया आता है और शिगोरू के साथ कल रात के नाटक के लिए लड़ने लगता है। शिगोरू उसे फादर का नाम लेकर डराने लगता है, लेकिन काजुया को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो समझ चुका था कि शिगोरू नाटक कर रहा है। लेकिन तभी पीछे से हितोशी उठ खड़ा होता है और उसके अंदर से उसके पिता की आत्मा निकलती है जो बहुत गुस्से में लग रही थी। ये एंटिटी सारे भाई बहनों को डराते हुए घर से बाहर निकलती है और अपने टूम्बस्टोन के अंदर समा जाती है। हितोशी को भी होश आ जाता है और अब उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन सभी सिबलिंग्स उससे डरे हुए लग रहे थे। तो ये थी स्ट्रेंज हिकिजुरी सिबलिंग्स की कहानी, जहां हम देखते हैं कि एक परिवार को जो गार्डियन फिगर के नामौजूदगी में बहुत अजीब हो गया है। सभी बड़े भाई बहन एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, वहीं छोटे भाई बहन हितोशी और मिसाको ट्रॉमेटाइज थे। हितोशी हमेशा से अपने बड़े भाई बहन के बुलिंग का शिकार रहा, इसी वजह से उसके अंदर एक डार्क एनर्जी भर गई थी। शायद यही वजह है कि सचियो को उसके पीछे आत्माएं नजर आई थी और इसीलिए अंत में उनके पिता की आत्मा भी उसी के अंदर प्रवेश की। ये कहानी एक्चुअल मांगा का एक ही हिस्सा है, जहां हम इंट्रोडक्टरी सीन में एक प्रीक्वल का अंत देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ नारुमी अपने भाई बहन से तंग आकर भाग गई थी जब उसे उसका हाई स्कूल सीनियर कोटानी संभालता है। कोटानी नारुमी को वापस घर जाने कहता है, लेकिन नारुमी नहीं जाना चाहती। इधर उसके भाई बहन शिगोरो को उसे लड़ने भेजते हैं और कोटानी को प्रैंक करने का फैसला करते हैं। कोटानी को नारुमी के फेक घोस्ट दिखाया जाता है, जिससे वो बहुत डर जाता है और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इन सब प्रैंक में नारुमी भी शामिल थी और अंत में ये लोग मिलकर कोटानी की बॉडी का फ्यूनरल करते हैं और उस मैनिक्विन को भी जला देते हैं जिसका इस्तेमाल उन्होंने प्रैंक में किया था। इसी सीन पे एनिमे की कहानी शुरू होती है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया भी था। तो यही थी पहले एपिसोड की कहानी और इसी के साथ हम मूव ऑन करते हैं सेकंड एपिसोड पे। और हाँ, यहाँ ध्यान रहे ऐसी ही छोटी छोटी लिंक्स आपको हर एक एपिसोड में मिलेगी, जो कि जब आप 12वें एपिसोड की कहानी जाएंगे तो एक बड़ा सा कहानी बनेगा। मैं बेसिकली ये बात इसलिए बता रहा क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ 3 ही एपिसोड्स कवर हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते हैं, यानी कि 20K लाइक्स, तो आगे हम बाकी के 9 एपिसोड्स को भी जरूर लेकर आएंगे। एनीवे, सेकंड एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम एक बच्चे को उसकी माँ के साथ देखते हैं, जहां वो लोग एक टनल के सामने खड़े थे। अचानक ये औरत टनल के अंदर जाने लगती है, जहां एक ट्रेन एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये ट्रेन अपने आप ही गायब हो जाती है, मानो कहीं हवा से आ गई हो। तो इस घटना को कुछ समय बीत जाता है और अब ये बच्चा बड़ा हो चुका है। इसका नाम गोरू है और वो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ वही टनल एक्सप्लोर करने जा रहा है। टनल के अंदर एक दोस्त उन्हें बताता है कि टनल के बीचों बीच कोई अजीब चीज है जो उन्हें जरूर देखनी चाहिए। लेकिन बीच में इन्हें कोई आवाज सुनाई देती है और इन्हें एक इंसान यहाँ खड़ा दिखता है। सभी लोग डर कर भाग जाते हैं, लेकिन गोरू देखता है कि ये उसकी छोटी बहन मरी है जो अपने आप यहाँ आ गई थी। मरी रोने लगती है और उसे नहीं मालूम कि वो यहाँ क्यों और कैसे आ गई। तो ऐसे में गोरू उसे वापस घर ले जाता है और हमें पता चलता है कि ये टनल अक्सर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। गोरू के पिता उसे अपनी बहन का ख्याल रखने कहते हैं क्योंकि मरी की तबीयत खराब हो गई थी। वो डिसाइड करते हैं कि अगले दिन मरी स्कूल नहीं जाएगी और घर पे ही आराम करेगी। तो नेक्स्ट डे जब गोरू स्कूल से वापस घर आता है, तब उसके पिता बताते हैं कि मरी फिर से गायब हो गई है। जी हाँ, वो गोरू को घर पे रहने कहकर खुद मरी को ढूंढने निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि गोरू काफी देर तक अपने पिता के लौटने का इंतजार करता है। बाहर मौसम भी खराब होने लगा था और अब तक उनका कोई अता पता नहीं था। गोरू वापस टनल की तरफ निकल जाता है, जहां उसे अपने पिता और मरी दोनों के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। अंदर गोरू को अपने पिता का फ्लैशलाइट भी दिखाई देता है और गोरू उन्हें पुकारते हुए अंदर दाखिल होता है। उसके ऊपर कहीं से खून भी गिरता है, लेकिन गोरू को पता नहीं चलता। अब टनल के बीचों बीच गोरू को एक दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर एक लैब जैसा सेटअप किया हुआ था। यहाँ 2 साइंटिस्ट भी थे और मरी इन्हीं के साथ थी। गोरू इन साइंटिस्ट से अपने पिता के बारे में पूछता है और ये बताते हैं कि उन्होंने किसी और आदमी को यहाँ नहीं देखा और उन्हें सिर्फ मरी मिली थी। लेकिन गोरू उन्हें अपने पिता की फ्लैशलाइट दिखाता है और उसके इंसिस्ट करने पर डॉक्टर कोयामा गोरू को बाकी के टनल में ढूंढने ले चलती है, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। यहाँ डॉक्टर गोरू को बताती है कि ये लैबोरेटरी कॉस्मिक रेज और क्रीचर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए है, क्योंकि इस एरिया में अक्सर कई कॉस्मिक रेज गिरती रहती हैं। गोरू अपनी बहन को लेकर घर वापस आ जाता है, इस उम्मीद में कि शायद उसके पिता खुद ही वापस लौट आएंगे। नाउ अगले दिन मरी फिर से टनल में जाती है और डॉक्टर कोयामा गोरू को फोन करती है। गोरू अपनी बहन को ले जाने जाता है, जहां वो देखता है कि लैब के तीनों डॉक्टर्स बहुत परेशान हैं। डॉक्टर इशिकुरा कोयामा और प्रोफेसर को एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां हम कुछ कॉस्मिक एंटिटीज को देख पाते हैं। वो लोग बताते हैं कि जब से उन्होंने इस टनल में रिसर्च शुरू किया है, तब से उन्हें बहुत अजीब भी महसूस होता है, मानो उनके अंदर जान ही ना हो। खैर, सीन कट होता है जहां हम सभी लोगों को टनल में देखते हैं और कॉस्मिक एंटिटीज उन पे अटैक कर देते हैं और एक एक करके डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स इवन मरी टनल के अंदर खींच लिए जाते हैं। कोयामा और गोरू अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें भी मरे हुए लोगों का कॉस्मिक शरीर उड़ता हुआ दिखाई देता है।
ये खून से लथपथ हालत में थे और मरी अब भी अपने भाई को पुकार रही थी। गोरू भागने की कोशिश करता है लेकिन उसकी शक्ति भी कम पड़ने लगती है, वो नहीं भाग पाता और ये एंटिटीज उसे भी खींच लेती है। अंत में हम समझ जाते हैं कि गोरू के पिता के साथ भी इस टनल में यही हुआ होगा। अब एनीमे में मांगा के पहले की कहानी को स्किप कर दिया गया है, जहां हमें बताया जाता है कि ये टनल डीमन हिल पे लोकेटेड है। गोरू कई सालों के लिए यहाँ से दूर रहा था, लेकिन ये टनल उसे वापस पुकारता है। गोरू डिस्क्राइब करता है कि ये टनल एक शैतान की तरह है जो कि उसे निगलना चाहता था। मांगा के अंत में गोरू की जान भी बच जाती है और वो अपनी आंट के साथ रहने टोक्यो चला जाता है। लेकिन कई सालों बाद गोरू की तबीयत वैसे ही खराब होने लगती है जैसे टनल में लोगों की होती है और उसकी भी जान चली जाती है। कहानी इस बात को सिग्निफाई करती है कि हम अपने बीते हुए कल से कभी भाग नहीं सकते, कभी ना कभी उसका सामना हमें करना ही पड़ेगा। तो एक तरह से इसे मेंटल हेल्थ के डिक्लाइन होने के मेटाफर से भी कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि गोरू की मां गोरू के बचपन में ही खुद को मार ली थी, बाद में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। तो यही थी इस एपिसोड की पहली कहानी, लेकिन अब इस एपिसोड का दूसरा पार्ट शुरू होता है जो कहानी है आइसक्रीम मैन का। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े से आइसक्रीम ट्रक को देखते हैं जहां एक आदमी कई बच्चों को लुभा रहा है अपने आइसक्रीम से। सब बच्चे लाइन में खड़े होकर आइसक्रीम लेते हैं और फिर इस ट्रक में सवार हो जाते हैं। सोनोहारा नाम का एक आदमी अपने बेटे तोरोकी के साथ इस पड़ोस में नया नया आया है। तोरोकी के जिद करने के बावजूद वो उसे आइसक्रीम नहीं दिलाता क्योंकि ये डिनर का वक्त है। सोनोहारा बाकी के पेरेंट्स से बच्चों के आइसक्रीम ट्रक में सवार होने वाली बात पूछता है, जिसपे ये लोग बताते हैं कि ये आइसक्रीम वाला हर सैटरडे को इन बच्चों को अपने साथ और जगह घुमाने ले जाता है और फिर शाम को सभी को वापस यहाँ छोड़ जाता है। बच्चे काफी खुश होते हैं, इसलिए ये एक विन विन सिचुएशन है। घर पे तोरोकी अपने पिता से नाराज हो जाता है क्योंकि उसे भी आइसक्रीम खानी थी। अगले सैटरडे को सोनोहारा खुद तोरोकी को आइसक्रीम दिलवाने ले जाता है और उसे बाकी बच्चों के साथ ट्रक की सवारी करने भी भेजता है। आते हुए तोरोकी को काफी देर हो जाती है, जिससे सोनोहारा थोड़ा परेशान दिखता है। तोरोकी बताता है कि ट्रक के अंदर एक आइसक्रीम का बड़ा सा ढेर था और सभी बच्चे मिलकर उसे खा रहे थे। ये बात भी सोनोहारा को बहुत अजीब लगती है और वो इस आइसक्रीम मैन पे नजर रखने की सोचता है। हम देखते हैं कि तोरोकी ने ट्रक पे काफी सारे दोस्त बना लिए हैं, जिससे सोनोहारा रिलीव्ड महसूस करता है क्योंकि वो लोग इस शहर में नए थे। तो अगले सैटरडे को सोनोहारा फिर से तोरोकी को छोड़ने आता है, लेकिन इस बार वो इस आइसक्रीम वाले से खुद भी ट्रक पे जाने की बात करता है। इस पे आदमी मना कर देता है, सेइंग कि ये ट्रक सिर्फ बच्चों की सवारी के लिए है। उसी पल सोनोहारा ट्रक के अंदर झांकता है और देखता है कि ट्रक फ्लोर पे सचमुच आइसक्रीम पड़ा हुआ है, जिसपे सारे बच्चे लूझे हुए दिखते हैं। अब ऑब्वियसली इस दृश्य को देखकर सोनोहारा बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। अब उस दिन जब सोनोहारा बाहर से घर आता है तो उसे पता चलता है कि सारे घर में आइसक्रीम के पडल्स पड़े हुए हैं। वो कई बच्चों के चप्पल बाहर देखता है और दौड़कर अंदर आता है। यहाँ का नजारा सोनोहारा को शॉक में डाल देता है। वो देखता है कि आइसक्रीम का ढेर लगा हुआ है जहाँ कई सारे बच्चे पिघल कर खत्म हो गए हैं। जी हाँ, बस तोरोकी ही बचा है जो अब भी वो आइसक्रीम खाए जा रहा था। सोनोहारा उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तोरोकी भी पिघल जाता है और सोनोहारा बस देखता रह जाता है। यहीं पे दूसरे एपिसोड की दूसरी कहानी खत्म। इस कहानी में एक तरह से इस बात पे एम्फेसिस डाला गया है कि बचपन में हमें जो करने से मना किया जाता है वो कुछ सोच समझ के ही किया जाता है। कभी कभी स्ट्रेंजर से चॉकलेट ना लेने वाली बात को सीरियसली लेना चाहिए। देखो, इस कहानी में बच्चे ही चॉकलेट बन गए, आई मीन आइसक्रीम बन गए। वहीं इस शहर के लोग अपने बच्चों को खुलेआम इस आइसक्रीम वाले के साथ जाने देते थे क्योंकि वो दिखने में शरीफ और अच्छा लगता था। ये एक लेसन है जो हमें समझाता है कि कोई भी जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। इसी लेसन के साथ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एपिसोड। तो तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम मिलते हैं कज़ुको से, जो अपने कमरे में डर के एक कोने में बैठी है। बाहर से उसे एक आवाज आती है जो कि कहती है कि अगर वो बाहर नहीं निकली तो भूख से मर जाएगी। अब यहाँ से कहानी 1 महीने पहले पर आता है, जहाँ हम पावर लाइन से एक लड़की की लाश को लटकते हुए देखते हैं। ये लड़की जापान की मशहूर पॉप स्टार तेरुमी थी, जो कि किसी वजह से खुद को मार ली थी। कज़ुको और कुछ और लड़कियां तेरुमी की सहेलियां थी और उसकी मौत से पूरा शहर सदमे में है क्योंकि उसके कई फैंस थे। स्कूल के कई बच्चे उसके बॉयफ्रेंड पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन कज़ुको उसे बचा लेती है। कोई समझ नहीं पाता कि तेरुमी ने यह कदम क्यों उठाया होगा। तो कुछ दिन बीत जाते हैं और अब न्यूज में यह खबर आने लग गई है कि कई टीनेजर्स को तेरुमी के सर जैसा एक बड़ा बैलून उड़ता हुआ दिखाई दिया और सभी को लगने लगा है कि यह उसकी आत्मा है। कज़ुको को इस खबर पे यकीन नहीं होता, लेकिन एक रात उसे तेरुमी का बॉयफ्रेंड फोन करता है और बताता है कि उसने भी तेरुमी के सर को आसमान में देखा है जो धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ रहा है।
वो कजुको को भी इसे देखने के लिए बुलाता है। कजुको वहां पहुंचती है और सचमुच ही तेरुमी के सर को आसमान में देखती है। वो उसका पीछा करती है और पाती है कि तेरुमी का बॉयफ्रेंड इस सर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक कहीं से इस लड़के के सर का बलून आता है जिसमें एक फांसी का फंदा लगा हुआ था। ये फंदा तेरुमी के बॉयफ्रेंड को फांस कर मार देता है। इस हादसे से कजुको बहुत डर जाती है और अगले दिन अपने सभी दोस्तों को इस बारे में बताती है। वो सब अभी बात कर ही रहे थे कि कहीं से इन सब के सर के ऊपर एक बलून आता है और इन्हें एक एक करके मारने लगता है। एक आदमी इस बलून पे बो से वार कर देता है, लेकिन उसके ऐसा करते ही इस लड़की की जान चली जाती है। अब इन घटनाओं की वजह से कजुको और उसकी फैमिली घर पे बंद हो गए थे। न्यूज से पता चलता है कि पूरे देश में यह आपदा फैल गई है, जहां ऐसे ही ह्यूमन हेड जैसे बलून्स लोगों को मार रहे हैं। सभी को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई थी, लेकिन कजुको के पिता और उसका भाई बाहर निकलते हैं और इनका भी वही अंत होता है। कजुको की मां डिप्रेशन में आकर खुद ही मौत को गले लगा लेती हैं, जबकि कजुको अकेली रह जाती है। नाउ कहानी प्रेजेंट में आती है जब कजुको का बलून उसे भी बाहर आने को कहता है। कजुको नहीं मानती, लेकिन तभी उसे उसके भाई की आवाज आती है। कजुको को लगता है कि किसी तरह उसका भाई बच गया है और वो खिड़की खोलती है। उसके ऐसा करते ही कहीं से एक बलून आता है और कजुको को भी मार डालता है। यहीं पे कहानी खत्म। तो ये थी हैंगिंग बलून की कहानी, जो डेफिनेटली टीन सुसाइड पे बेस्ड है। जब किसी एक जाने माने फिगर की मौत हो जाती है तब उसका असर सभी नौजवानों पे पड़ सकता है। ये एक तरह से मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन का प्रतीक है। अब देखा है तो इस कहानी में बलून्स लोगों को मारने के लिए उकसाते हैं, वैसे ही इंसान बुरे मेंटल कंडीशंस में महसूस करते हैं। ग्रीफ को हैंडल कर पाना आसान नहीं है, ये भी इस कहानी में हम कजुको और उसके दोस्तों के माध्यम से देख पाते हैं। तो यहीं पे इस सीरीज के पहले 3 एपिसोड की कहानी मैंने आपको बता दी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब ध्यान रहे कि मैंने यहाँ केवल 3 एपिसोड्स को कवर करा है, और अगर आप लोग इसे पसंद करते हैं तो मैं बाकी के 9 एपिसोड्स को भी लेकर आऊंगा। साथ ही मैंने बताया था कि यहाँ एक इंटरेस्टिंग कनेक्ट भी है, वो आपको पता चलेगा अगर आप सारे एपिसोड्स को जान पाएंगे। तो हाँ, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को पाने के लिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे 20 के लाइक्स पूरा कर दें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं फाइनली अटैक ऑन टाइटन पे काम करना शुरू कर चुका हूं, और जल्द ही आपको इसका सीजन 3 एंड सीजन 4 के जितने पार्ट्स आए हैं वो सब आपको देखने हॉन्टिंग ट्यूब पे मिल जाएगा। तो उस वीडियो को मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।